नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं और उसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर 23 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाया जाता है और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारी चीज़ें डिस्कस किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो महासागरीय जो जल धाराएं हैं, ठीक है। महासागरीय जो जल धाराएँ हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे जुड़े जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है लूसेंट जीके में, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट दिया गया है कि एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक जो महासागरीय जो जल है, उसकी एक विशाल जल राशि के प्रभाव को सागरीय जल धारा कहते हैं, ठीक है? यानी कि किसी एक दिशा में कोई भी एक पार्टिकुलर दिशा है और उसमें बहुत अधिक दूर तक यानी कि काफ़ी ज़्यादा दूर तक जब महासागर का जो जल है, उसका एक विशाल जल राशि यानी कि जल का जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रवाह कर रही है, तो उसको ही महासागरीय जलधारा कहते हैं, ठीक है? महासागरीय जलधारा आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होती है, ठीक है? जो महासागरीय जलधारा है इसकी कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। पहला होता है गर्म जलधारा, पहला कौन-सा होता है? गर्म जलधारा और दूसरा होता है ठंडी जलधारा, ठीक है? तो एक होता है गर्म और दूसरा कौन-सा होता है? ठंडी, यानी कि गर्म और ठंडी 2 जलधाराएँ हैं, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक-एक करके दोनों के बारे में कि गर्म जलधारा कौन-सा है, ठंडा जलधारा कौन-सा है? तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गर्म जलधारा के बारे में, ठीक है? कि गर्म जलधारा कौन-सा होता है और इसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो दिया गया है कि निम्न अक्षांशों में, ठीक है? जो अक्षांश दिया गया है उसमें उष्णकटिबंध जो है उससे लेकर उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जो जलधाराएँ हैं उसको गर्म जलधारा कहते हैं। तो जो निम्न अक्षांश है यानी कि जो मतलब नीचे जो अक्षांश है वो और उसके अलावा अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंध से लेकर उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंध की ओर जो भी धाराएँ बहती है, उस जलधारा को हम लोग क्या कहते हैं? तो गर्म जलधारा कहते हैं, ठीक है? उसको गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। तो इसके बारे में एक खास बात ये याद रखना है कि ये क्या करती है कि ये ध्रुव यानी कि पोल की तरफ से चलती है और किधर चलती है, ठीक है? तो भूमध्य रेखा से चलती है, ठीक है? भूमध्य रेखा से किधर चलती है? तो पोल की तरफ चलती है। भूमध्य रेखा से पोल की तरफ चलती है, यानी कि इसका जो ध्रुव है उधर चलता है। इनके जल का तापमान, ठीक है? इनका जो जल होता है उसके तापमान की बात करें तो तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यानी कि इसके रास्ते में जो भी जल का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा इसका तापमान होता है। अतः ये धाराएँ जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। तो सीधा-सा बात है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जैसे ही ये किसी भी क्षेत्र में जाती है तो वहाँ का जो भी जल होता है उसका टेम्परेचर यानी कि उसका तापमान बढ़ा देता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो जलधारा है, तो दूसरा टाइप कौन-सा है? ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठंडी जलधारा की बात करें, तो इसके बारे में क्या दिया गया है? चलिए समझते हैं। तो दिया गया है कि उच्च अक्षांश, ठीक है? निम्न यानी कि नीचा, उच्च यानी कि ऊँचा, ठीक है? तो उच्च अक्षांशों से लेकर निम्न अक्षांशों की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है, तो ये ऐसी जो जलधारा जो बहती है उसको ठंडी जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ठंडी जलधारा कहते हैं और ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो जो ध्रुव होता है, ठीक है? ये ध्रुव से भूमध्य की ओर चलता है और जो गर्म था वो किधर चल रहा था? तो भूमध्य से ध्रुव की तरफ चल रहा था, यानी कि जस्ट उल्टा हो रहा है, ठीक है? चीज़ें क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। ये चीज़ आपको समझना है। इनके जल का जो तापमान होता है, ठीक है? इनका जो जल का तापमान है, रास्ता में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। तो अगर आप यहाँ पे गर्म जलधारा को समझ लेते हैं, तो उसके जस्ट विपरीत ठंडा जलधारा हो गया, ठीक है? ठंडी जलधारा, तो उसको समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि रास्ते में आने वाली तापमान कम होता है, ठीक है? जल से तापमान होता है ये जो जिसका माने चलने वाला से, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान घटा देता है। तो इसका क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है, गर्म के उल्टा इसका जस्ट अपोज़िट होता है, याद रखिएगा, ठीक है? इसका जस्ट अपोज़िट होता है। तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो भी पॉइंट्स दिया गया है, पेज नंबर 83 तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगे दिया यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें तो दिया गया कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएँ, ठीक है? जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ की जलधाराएँ अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएँ अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है, ठीक है? तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसकी जलधाराएँ किधर प्रवाहित होती है? तो उसके दाईं दाईं ओर, ठीक है? दाहिने की तरफ और जो दक्षिण गोलार्ध है वो अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। किधर होती है? बाईं ओर प्रवाहित होती है, ठीक है? और यह क्या होता है? कोरिओलिस बल के प्रभाव से होता है। कोरिओलिस बल, ठीक है? अगर आप फिज़िक्स पढ़े होंगे तो उसमें कोरिओलिस फ़ोर्स होता है
और उसी की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है? तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। ये ज्योग्राफी में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आगे आपको बताया जाएगा ये फोर्स क्या होता है। फिजिक्स में भी इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अगर आप फिजिक्स 11th वगैरह में पढ़े होंगे तो वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपके शिक्षक जरूर आपको पढ़ाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि महासागरीय जलधाराओं के संरक्षण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो जो महासागरीय जलधाराएं हैं, ठीक है, जो जो महासागरीय जलधारा है उसके संरक्षण की जो सामान्य व्यवस्था है उसका एकमात्र जो प्रसिद्ध अपवाद वो हिंद महासागर के किस भाग में पाया जाता है? तो उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। तो इस जो भाग में धाराओं की जो प्रवाह होती है, ठीक है, उसकी प्रवाह कैसे बदलती है? तो उसकी प्रवाह जो है वो उसकी जो धाराएं है कैसे बदलती है? तो प्रवाह की दिशा जो होती है उसकी मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। तो जो मानसून होता है ना, मानसून का जो पवन उसी के दिशा के साथ उसके धाराओं की प्रवाह भी बदल जाती है। आगे अगर हम बात करें तो गर्म जल धाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जल धाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती है। तो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली ये बात है कि इस वजह से क्या होता है कि जो जो भी गर्म जल धाराएं हों वो ठंडे सागरों की ओर बढ़, ठीक है, गर्म जल धाराएं किसकी तरफ? ठंडे सागरों की तरफ, और ठंडी जल धाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती है। तो ये विपरीत में काम करने लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट्स, इसको समझते हैं एक एक करके। इस पॉइंट के बारे में क्या क्या दिया है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले दिया गया कि प्रशांत महासागर की जो गर्म जल धाराएं है और प्रशांत महासागर की जो ठंडी जल धारा है इसको समझते हैं। तो गर्म जल धारा यहाँ पे संख्या में ज़्यादा है, कितना है आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे 9 गर्म जल धारा दिया गया है प्रशांत महासागर का। और वही ठंडी जल धाराओं की बात करें तो मात्र 4 दिया गया है, ठीक है। ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको एक एक करके नाम इसका देख लेते हैं कि कौन कौन सा जलधारा जो गर्म है प्रशांत महासागर का और कौन कौन सा जलधारा ठंडा है। तो पहला दिया गया है कि विषुवत रेखीय जलधारा। कौन सा विषुवत रेखीय जलधारा हो गया? ये क्या है? गर्म जलधाराओं का दिया गया है नाम क्यूरोसियो की जलधारा, ठीक है, क्यूरोसिया की जलधारा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर दिया गया है उत्तरी प्रशांत जलधारा। चौथा है अलास्का की जलधारा। पांचवा है एलानिनो की जलधारा। छठा है सुसीमा की जलधारा। सातवां है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। सातवां है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नौवा है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा। दूसरा है कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया की जलधारा हो गया। तीसरा हो गया हालबोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। और चौथा है अंटार्कटिका की जलधारा। तो ये सारे ठंडा, ठीक है, ये सारे ठंडा जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर का। ये सब चीज़ समझ गए। अब इसी तरह हम लोग अगला जो है अटलांटिक महासागर का देखेंगे, फिर हिंद महासागर का देखेंगे। तो इन सब का भी देख लेते हैं। अटलांटिक की बात करें तो अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा है ये संख्या में कितना है? 7 है। और वही अटलांटिक महासागर की ठंडा जलधारा है 6 है। देखिए पहला दिया गया है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। दूसरा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तीसरा है फ्लोरिडा जलधारा। चौथा है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। पांचवा है ब्राजील जलधारा। छठा है विपरीत विषुवत रेखीय, ठीक है। और सातवां है इरमिंजर की जलधारा, ठीक है। क्या है? इरमिंजर की जलधारा। इसी तरह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा दिया गया है लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है, वे वेंगुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। तो ये सारे जलधारा ठंडी जलधाराएं हैं किसकी? अटलांटिक की। इसी तरह चलिए अब हिंद महासागर की बात कर लेते हैं। किसका देखेंगे अब? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में 3 दिया गया है। दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा। दूसरा है मोजाम्बिक की जलधारा। तीसरा है अगुल हॉर्स, ठीक है, अगुल हॉर्स की जलधारा। उसके बाद अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा दिया गया। ये क्या है? हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, हम अस्थाई जलधाराएं हैं, ठीक है। ये ठंडी और अस्थाई जलधाराएं के बारे में यहाँ पे नाम दिया गया है। एक नोट दिया गया है। आइए नोट को देखते हैं, नोट में क्या दिया गया है। तो नोट को देखना काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो दिया गया है कि हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है। यानी कि हिंद महासागर का जो ग्रीष्मकालीन मानसून की जो जलधारा होती है वो कैसी होती है? गर्म होती है। और गर्म के साथ साथ परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब होता है कि वो चेंज होता हो, क्या चेंज होता हो, उसको बोलते हैं परिवर्तनशील जलधारा। और वही अगर हम बात करें शीतकालीन मानसून प्रवाह जो है वो ठंडी और परिवर्तनशील जलधारा है। तो यहाँ पे दो है, एक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, ठीक है। मौसम दो भागों में दे दिया गया। एक ग्रीष्म यानी कि गर्मी के दिन वाला जो मानसून के जलधारा होता है वो गर्म और परिवर्तनशील होता है। और शीतकालीन यानी कि ठंडा के समय की बात करें जो उस टाइम जो मानसून होता है तो उसकी जो प्रवाह होती है वो ठंडी होती है और वो भी परिवर्तनशील यानी कि चेंजेबल होता है। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग और भी पॉइंट है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, इसमें हम लोग देखेंगे।
सरगेसी सागर, ठीक है। सरगेसो सागर, जो सरगेसो सागर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इससे जुड़े जो भी पॉइंट्स है उसको पढ़ लेंगे, और जो अगला सेशन आएगा उसको भी हम बता दें कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं कि जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल वो हमारा अगला सेशन होगा, ठीक है। तो अगला सेशन हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो बाकी है अभी इसको देख लेते हैं, सरगेसो, जो सरगेसो सागर है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, तो दिया गया कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें 40 डिग्री से 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 70 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, उसके मध्य यानी कि उसके बीच में चारों ओर जो प्रवाहित होने वाली जलधारा है, उस, ठीक है, उसके मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सरगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एकदम से बेसिक सा सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि सरगेसो सागर क्या होता है। तो पहले इसको समझिए कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उसमें जो 20 डिग्री से 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 20 डिग्री से 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, और जो 35 डिग्री से जो 75 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, ठीक है, उसके बीच में प्रवाहित होने वाला जो जल धारा है, और वो प्रवाहित होने वाला जल धारा के मध्य यानी कि बीच में स्थित जो शांत सम जल वो शांत है, स्थिर है, और उसी क्षेत्र को कहा जाता है सरगेसो सागर। क्या कहा जाता है? सरगेसो सागर। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा सरगेसो सागर के बारे में कि क्या है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनाडी तथा उत्तरी विषुवत-रेखीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम हो गया, कन्नाड़ी हो गया, और जो उत्तरी विषुवतीय धारा है उसके जो चक्र है उसके बीच में स्थित ये शांत जल है उसी का क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है, और इसका जो तट होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि मोटी जो समुद्री घास होता है, मोटा मोटा समुद्री घास होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे तैरता हुआ नजर आता है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम, ठीक है, क्या कहते हैं, सारगैसम पुर्तगाली भाषा में कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सरगेसी सागर रखा गया। और इस वजह से जो उसका नाम रखा गया ना, ये जो मोटी घास है उस घास का नाम पुर्तगाली भाषा में सरगेसम कहा गया, और इस वजह से उसका नाम सरगेसो सागर रखा गया, ठीक है। सरगेसम जड़ विहीन घास यानी कि में जड़ नहीं होती है, ठीक है, इसके जो रूट्स होता है वो नहीं होता है, जड़ विहीन है यानी कि बिना जड़ वाला घास होता है। सरगेसो जो सागर है इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो 11,000 किलोमीटर है। कितना है? 11,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता यानी कि 37% व औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। यहाँ जो होता है अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता यानी कि 37% लवणता यहाँ पे पाया जाता है, और औसत वार्षिक तापमान की बात करें यानी कि पूरे साल में यहाँ पे टेम्परेचर एवरेज क्या रहता है, तो 26 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि जो सैरगोसी सागर है इसको सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सबसे पहले इसको किसने देखा था? जो स्पेन के नाविक है, ठीक है, स्पेन के जो सेलर थे उन्होंने इसे सबसे पहले देखा था। किसने देखा था? तो स्पेन के नाविकों द्वारा ये सबसे पहले देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया कि सरगेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो महासागर का मरुस्थल, आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि महासागर के मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा सरगेसो सागर को जाना जाता है, ठीक है। जो सरगेसो सागर है उसको महासागर के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, इसको स्टार लगा के याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट की न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, क्या दिया गया? न्यू फाउंडलैंड, इसके समीप ही गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा मिलती है। तो न्यू फाउंडलैंड जो है उसके नज़दीक में क्या मिलता है? तो इसके नज़दीक में आपको मिलता है लेब्राडोर जलधारा मिलता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो जलधारा है वो कहाँ पे मिलता है? न्यू फाउंडलैंड के समीप में मिलता है, यानी कि उसके नज़दीक में मिलता है। न्यू फाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यानी कि ये समुद्री मछली पकड़ने का ये एक प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है, ग्रैंड बैंक, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। हम लोग इसमें ज्वार भाटा भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्वार भाटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पे तो दिया गया है अगला पॉइंट कि गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैक्टन नामक घास मिलता है। तो जहाँ भी दोनों, ठीक है, एक तरफ से मान लीजिए कि गर्म जलधारा आया और इधर से ठंडा जलधारा, तो यहाँ पे जो क्या होता है, एक घास मिलता है जिसका नाम प्लैक्टन घास है। क्या नाम है? प्लैक्टन
नामक घास मिलता है, जो मछलियों का मुख्य आहार है। और जो वहाँ की मछली होती है उसका मुख्य आहार क्या होता है? तो यही प्लैंक्टन जो घास होता है वो उसका मुख्य आहार होता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा कि ये मछलियों का मुख्य आहार है, ठीक है? यानी कि मेन आहार है, मछलियाँ इसे काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करती है। आगे बढ़ते हैं, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अधिक विकसित हुआ है। तो अब वहाँ पे ये घास होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि मछलियों का ये मुख्य आहार है, तो वहाँ मछली भी ज़्यादा होंगे। जब मछली ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मछली को पकड़ने का भी काम ज़्यादा होगा और मछली का व्यापार भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। डॉगर बैंक की बात करें, जो उत्तरी सागर यूरोप, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थित ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। तो ये सारे जो क्या है, मत्स्य क्षेत्र है जो कि ऐसे क्षेत्र में अवेलेबल है, ठीक है? तो ऐसे क्षेत्र में इनका उपस्थिति है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि जापान के निकट क्यूरोसीवो की गर्म धारा तथा ओएसीओ की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है। तो जापान में के बारे में क्या दिया गया है कि जो जापान है उसके निकट एक क्यूरोसीओ है, ठीक है? तो उसका जो गर्म धारा है तथा ओएसीओ की जो ठंडी धारा है, वो दोनों एक जगह मिलते हैं, ठीक है? क्या होता है, वो दोनों जो धारा है वो एक जगह मिलते हैं और उससे क्या होता है कि मिलने से वहाँ पे घना कुहासा छाया रहता है। तो अभी ठंडा चल रहा है तो ठंडा के मौसम में वहाँ पे कुहासा आपके आसपास में दिख रहा होगा, तो इस तरह वहाँ पे भी कुहासा अधिक मिलता है देखने को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि महासागर के पश्चिमी भाग में, ठीक है, जो महासागर है उसके पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। तो समझिए थोड़ा ध्यान से कि महासागर का जो पश्चिमी भाग है वहाँ, ठीक है, उसमें विषुवतीय रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा के अभिसरण के कारण उसका क्या होता है, अभिसरण होता है। और उस वजह से क्या होता है कि इतनी अधिक मात्रा में जो जल राशि है वो इकट्ठा हो जाती है, क्या होती है, एकत्रित हो जाती है। और क्या होता है, उससे क्या होता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है, पश्चिम जो है उधर से लेकर पूर्व की ओर एक ढाल बन जाता है, सामान्य क्या होता है, ढाल बन जाता है। और उसके फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। तो क्या होता है, उसके फलस्वरूप जो क्या होता है, प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, चलिए समझते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया है ला नीना, ठीक है? ला नीना भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ला नीना क्या है, पहले इसको डिटेल में समझ। तो दिया गया है कि ला नीना जो होता है एक शीतल जलधारा है, क्या है? शीतल ठंडा जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। तो इसका उत्पत्ति क्या होता है, तो जो पेरू है, ठीक है, पेरू उसके तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है। वही एल नीनो, ठीक है, एल नीनो भी आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में। तो एल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है। ला नीना और एल नीनो दोनों को याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ला नीना शीतल जलधारा यानी कि ठंडा जलधारा है, और एल नीनो क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर जो समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। क्या होता है, तो पेरू के तट पर ही होता है लेकिन समांतर होता है, किसके, उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ला नीना की बात करें तो इसके प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है, ठीक है? तो जो ला नीना है इसका प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। तो इसको ऊपर कर लेते हैं। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। तो इसको याद रखना कि ये हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है, किंतु इन दोनों का जो प्रवाह है वैश्विक होता है। इनका प्रवाह कैसा होता है, वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होती है। तो ये भारतीय मानसून से जुड़ा हुआ है, पहले इसको समझना है, ठीक है? तो जो ला नीना होता है उसका जो जलधारा जो गहन होगा जिस भी साल में ज़्यादा होगा, उस साल जो भारतीय मानसून होता है वो ज़्यादा तेज होता है, ज़्यादा तीव्र होता है। वही एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो जो एल नीना है, ला नीना और एल नीनो में क्या अंतर है कि ला नीना की जब जलधारा ज़्यादा होगी तो भारत का जो मानसूनीय भारतीय जो मानसून है वो ज़्यादा तेज होगा। और एल नीनो क्या होता है, भारतीय मानसून का नकारात्मक यानी कि निगेटिव रूप से उसको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर? चलिए कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखिएगा कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला हम लोग ज्वार भाटा कवर करेंगे, ठीक है? चलिए ज्वार भाटा को समझते हैं कि ज्वार भाटा है क्या। ज्वार भाटा को अब हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि पता है
कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है और चलेगा भी और चल भी रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको माइंड में हमेशा रखना है। ज्वार भाटा की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, ठीक है, टाइड्स बोलते हैं ज्वार भाटा। चंद्रमा, ठीक है, इसको समझिए, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अब होता क्या है, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, ठीक है, अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है किसके द्वारा, चंद्रमा द्वारा, ठीक है। चंद्रमा यानी कि जो मून होता है उसके द्वारा, और सूर्य द्वारा यानी कि सन के द्वारा। तो वो क्या करते हैं, जो सागर का जो जल होता है उस पर उसका अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जल ऊपर की तरफ उठता है, और फिर वो जब ऊपर की तरफ उठता है तो फिर वो गिरता भी है नीचे, फिर क्या होता है, वो गिरता भी है। तो यही उठना और गिरना का जो प्रक्रिया है उसको टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं। जैसे ये ऊपर उठा और आगे बढ़ा, ठीक है, ऐसे ऊपर उठा हो ऐसे आगे बढ़ा, तो उसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। ज्वार और भट्टा दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। तो ज्वार समझ में आ गया कि ऊपर उठा और आगे बढ़ा, ज्वार, ठीक है, उठा आगे बढ़ा, ज्वार समझ में आ गया। तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटना, और फिर गिरा और पीछे आ गया, ठीक है। तो कैसे हुआ कि यहाँ से मान लीजिए कि समझिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से जल, ठीक है, ये सागर है, जल उठा आगे बढ़ा, फिर आगे गिरा फिर पीछे आ गया, ठीक है। तो ये जो उठने वाला प्रक्रिया है इसको ज्वार, और फिर ये गिरने वाला जो प्रक्रिया है इसको भट्टा, तो ये दोनों मिलके ज्वार भट्टा हो, समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ज्वार भट्टा समझ में आ गया ना। चलिए एक बार वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ज्वार भट्टा समझ में आ गया है, ठीक है। तो ज्वार समझ में आ गया, ठीक है, उसको टाइड्स बोलते हैं, ज्वार भट्टा दोनों को मिला के। और ये नीचे गिरने का जो प्रक्रिया है उसको भट्टा यानी कि EBF कहते हैं, ठीक है। तो ज्वार भट्टा समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अब हम लोग आगे कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, अगला जो पॉइंट दिया गया है कि महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक जो होता है वो क्या क्या होता है, यानी कि कौन कौन सा चीज़ है जिसकी वजह से ज्वार भाटा की प्रक्रिया महासागर में होता है, ठीक है, और समुद्र के बीच में ये होता है। तो सबसे पहला होता है सूर्य की गुरुत्वीय बल, यानी कि हम अपने साइंस में पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज, हर एक वस्तु एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो चीज है जो ज्यादा होता है वो अपने तरफ ज्यादा खींच, छोटा देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पढ़ेंगे, न्यूटन ने देखा कि सेब गिरा पेड़ से और वो ग्रेविटेशनल लॉ का खोज कर दिया। तो क्या होता है कि हर एक चीज एक दूसरे को खींचता है। तो एक छोटा सा सेब पूरे पृथ्वी को अपने तरफ कितना खींचता होगा, वो देखने लायक होगा, नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक चींटी को आप ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, आप एक चींटी को ऐसे पकड़ कर अपने तरफ खींच रहे हैं, वो भी आपको खींचता होगा ना, लेकिन उसका जो फोर्स है वो कम होता है। तो नहीं पता चलेगा कि चींटी हमको खींच रहा है, लेकिन आप उसको खींच लीजिएगा क्योंकि आप में ज़्यादा पावर है, आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हर एक वस्तु पृथ्वी पर मौजूद एक दूसरे पर क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। तो इस वजह से जो सूर्य है वो भी क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, चंद्रमा भी लगाता है, और इनके जो गुरुत्वीय बल होता है, ठीक, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या, और पृथ्वी का जो अपकेंद्रक बल होता है, ये सारे क्या है, इसके उत्तरदायी कारक हैं, मेन फैक्टर हैं, जिसकी वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो जब पानी के जल पे फोर्स लगता है, सूर्य कहीं ना कहीं बड़ा है, चंद्रमा कहीं ना कहीं बड़ा है, पानी को ऊपर उठा देता है। लेकिन जब फिर जैसे ही पानी ऊपर उठता है, पृथ्वी का अपना बल है, पृथ्वी उसको बल लगाता है और वो गिर जाता है और फिर वापस आ जाता है। ये क्या होता है, ज्वार भट्टा, ठीक है, ज्वार उठा आगे बढ़ा, भट्टा गिरा पीछे समझ में आ गया पूरा प्रक्रिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चंद्रमा की तरफ। तो चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पे चंद्रमा के बारे में क्या दिया गया कि जो चंद्रमा है उसका ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। तो जो चंद्रमा है यानी कि रात के समय ज्वार भाटा ज़्यादा होता है, चंद्रमा रात में होता है, और उसका जो क्या हो कि चंद्रमा नज़दीक है पृथ्वी के, इस वजह से उसका बल ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है ना, के पास जो है वो आपको ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, आपसे दूर लोग ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है। तो क्योंकि सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है, सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है। जो चीज़ हम आपको बताना कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ें समझ में आ गया। तो इस वजह से चंद्रमा का ज़्यादा लगता है बल और सूर्य का कम लगता है, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से काफ़ी दूर है और चंद्रमा जो है काफ़ी नज़दीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया कि अमावस्या, ठीक है, अमावस्या की बात कर ले या पूर्णिमा की, ठीक है, इन दिनों चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एक सीधे में होते हैं, एक सीधे में होते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक सीधा लाइन हो गया, यहाँ पे अगर सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो हो सकता है कि चंद्रमा या तो यहाँ होगा या नहीं, ठीक है।
चंद्रमा क्योंकि इसका चक्कर लगाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पॉइंट पर कहीं होगा, यानी कि एक सीध में होता है। तो वहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। उस दिन क्या होता है कि जो ज्वार होता है वो काफ़ी ऊंच, यानी कि काफ़ी ऊपर तक उठता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो उच्च ज्वार समझ में आ गया ना। अब उच्च ज्वार कब होता है? तो जिस दिन अमावस्या या फिर पूर्णिमा, इस दिन तीनों ही एक लाइन में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जिस वजह से ज्वार उच्च उत्पन्न होता है। तो इसको भी हम लोग ऊंचा कर लेते हैं, यानी कि ऊपर कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर देखें तो अगला पॉइंट क्या दिया है गया है, इसको समझ लेते हैं। चलिए गाइस, अगला पॉइंट दिया गया है कि दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को, ठीक है, जो दोनों पक्ष होता है, ठीक है, दो पक्ष होते हैं ना, दोनों पक्ष के क्या होता है कि सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। अब समकोण मैथ पढ़ाना होगा आपको। समकोण किसको बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं एंगल, इसको राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। ये समकोण बनाते हैं कौन? सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के कोण केंद्र पर समकोण बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से समकोण बनाते हैं। मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो ये इस तरीके से कोण बना दिया, समकोण ये बनाते हैं। इस वजह से अब क्या होता है उसको समझिए। तो इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलन करने का प्रयास में प्रभावीन हो जाता है, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। तो अब क्या करेगा कि ये भी सेम बल लगाएगा, ये भी सेम बल लगाएगा, दोनों ही सेम फोर्स लगाएंगे। और जब मान लीजिए कि अब जितना आपके अंदर पावर है, आपके अंदर जितना दम है, उतना ही दम आपके अपोजिट है, और दोनों ही आदमी एक रस्सी को एक अपने अपने तरफ खींचेगा, कोई किसी को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा बल जैसे ही लगेगा, कोई जो ज़्यादा लगाएगा वो अपने तरफ दूसरे वाले को खींच लेगा। तो ये क्या होता है कि खींचते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का ही खींच पाते हैं, दोनों ही अपने तरफ खींचते हैं, लेकिन ये अपने तरफ ज़्यादा कोशिश करता है, फिर ये अपने तरफ ज़्यादा कोशिश करता है। इस तरीके से क्या होता है कि ज्वार उत्पन्न हो ही नहीं पाता, ठीक है। जो ज्वार है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है, निम्न ज्वार बन के रह जाता है। तो समझ में आ गया निम्न ज्वार कब उत्पन्न होता है, क्यों होता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा 6 घंटा 13 मिनट बाद भट्टा आता है। तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, तो पृथ्वी के जितने भी स्थान है उस पर प्रतिदिन क्या होता है, 12 घंटे 26 मिनट बाद एक ज्वार उठता है, ठीक है, 12 घंटा 26 मिनट, और ज्वार के 6 घंटा जैसे ही ज्वार होता है उसके 6 घंटा 13 मिनट बाद भट्टा आता है। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गया, यानी कि ज्वार प्रतिदिन दो बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रिक बल के कारण। तो दो बार ज्वार आते हैं, दोनों ही रीजन आप यहाँ पे देख लीजिए कब और क्यों आते हैं। दो बार आते हैं, कब कब? एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रक बल के कारण। ये दो रीजन आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो भी चीज़ें समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा गाइस, ठीक है, कि आने वाला समय में आपको हर एक बुक यहाँ पे का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर में। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन दो बार आता है, ठीक है, अगर जनरली देखा जाए तो ज्वार कितना बार आता है? दो बार आता है, किंतु इंग्लैंड, अब चलिए किंतु आ गया है, तो किंतु आ गया यानी कि सवाल यहाँ से बना देगा कोई भी। तो दिया गया कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ थैम्पस, ठीक है, साउथ हैम्पटन जो है वहाँ में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ दो बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और दो बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। तो पूछा जा सकता है कि विश्व में 4 बार ज्वार कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो याद रखना है कि इंग्लैंड का जो दक्षिणी तट है वहाँ पे एक साउथ थैम्पर है, वहाँ पे 4 बार ज्वार आता है। दो बार कैसे? दो बार जो इंग्लिश चैनल है, ठीक है, दो बार जो है वो ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर आते हैं और दो बार उत्तरी सागर से होकर आते हैं। ये पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे दिया गया है, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो महासागर का जल होता है उसके सतह का जो औसत दैनिक तापांतर होता है वो कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। वही महासागरीय जल का जो उच्चतम वार्षिक तापक्रम है अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। तो जो महासागर का जो जल होता है उसके बारे में क्या याद रखना है कि जो महासागर का जो जल होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया ये गया है कि जो उच्चतम वार्षिक तापक्रम कब होता है? अगस्त में, और सबसे कम कब होता है? तो फरवरी में। इसको नोट किया जाता है, अंकित किया जाता है। तो गाइज यहाँ तक जो भी चीज़ आपको बताया गया समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये सब चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ज्वार क्या होता है, भट्टा कब क्या होता है, 4 बार पूरे दुनिया में कहाँ पे ऐसा जगह है जहाँ एक दिन में 4 बार ज्वार आता है, 2 बार क्यों आता है, सारे रीजन आपको क्लियरली समझा दिया गया एक एक चीज़ यहाँ।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे गाइस वायुमंडल। क्या पढ़ने वाले हैं? तो वायुमंडल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगला सेशन भी जरूर देखिएगा। और पीछे का जो भी इतिहास पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।